वेलकम टू आवर्स क्लास। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 319। जी हाँ साथियों, धारा 319 पढ़ेंगे। सेक्शन 3(1)(19) क्या कहता है, क्या जमानत है, क्या सजा का प्रावधान है और क्या इसके कानूनी दावपेच है। साथियों, FIR दर्ज 319 में होती है तो किन कारणों के बस FIR 319 में दर्ज होती है, कौन से कृत्य हैं वो धारा 319 के अंतर्गत साथियों आते हैं, देखेंगे वो आज। और इसका बचाव क्या है, धारा 319 ना लगे इसका बचाव क्या है, और धारा 319 लगती है उनका कृत्य क्या है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, साथ बने रहिएगा। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो बने रहिएगा साथ और देखते हैं आज की क्लास कैसी है। चले लेट्स गो। चलिए दोस्तों, देखते हैं धारा 319 पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, सज़ा क्या है, जमानत कैसे होगी और कानूनी पेश इसके क्या क्या हैं, सारी चीज़ों पे नज़र डालेंगे। एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथी, वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक करके ज़रूर चलें। साथी, चलिए देखते हैं, डालते हैं नज़र। IPC की धारा 319 उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी को संबोधित करती है जो प्राथमिक अपराधी न होकर किसी अन्य व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। यानी प्राथमिक अपराधी नहीं होते हैं, वो किसी सेकंड पर्सन को हानि पहुंचाते हैं। देखिए आगे देखते हैं। इसमें यह बताती है कि जब कोई व्यक्ति जो मूल अपराधी नहीं है स्वेच्छा से किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे चोट पहुंचाने के अपराध के दोषी माना जाएगा। यानी उदाहरण के तौर पर समझते हैं, A नाम का व्यक्ति हुआ, B नाम के व्यक्ति पे चोट पहुंचाता है, यानी कोई ऐसा प्रहार करता है B नाम के व्यक्ति पे कि उसे चोट लग जाए या चोट कारित हो जाए, वो क्षतिग्रस्त हो जाए, ऐसा प्रहार करता है A। हालांकि ये A जो है ऐसा क्रिमिनल अपराधी नहीं है पहले से, अभी अभी इसने प्रहार किया है और अभी अभी ये अपराधी हो गया है। तो अपराधी पहले से होना ये कोई बात निर्णय नहीं रखती कि A इसमें पहले से अपराधी हो जाती हो। ठीक है साथी, तो वही बात ये कह दी है, मूल अपराधी नहीं है। यानी ये मूल अपराधी तो है नहीं है, अभी इसने ऐसा प्रहार किया है कि B पे कि B पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, चोट लग गई उसे, यानी चोटिल हो गया वो, तो A ने अभी प्रहार किया है। ऐसा नहीं है कि वो पहले से क्रिमिनल था। ठीक है साथी, तो वही ये धारा हमारी कह रही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, देखते हैं। यह प्रावधान महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दायित्व का दायरा प्राथमिक अपराधी से आगे बढ़ता है। यह मान्यता देता है कि जो लोग सक्रिय रूप से नुकसान पहुंचाने में भाग लेते हैं उन्हें अपने कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि A नाम का व्यक्ति कोई पहले से अपराधी नहीं है, पहले से माना हुआ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री इसकी नहीं है, क्रिमिनल ये अपराधी नहीं है। अगर B नाम के व्यक्ति को ये चोट पहुंचाता है या ऐसा प्रहार करता है कि जिससे B नाम के व्यक्ति पे ऐसी चोट पहुंचती है कि वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो इसको 319 के तहत दोषी माना जाएगा। साथियों, 319 के तहत इसे दोषी करार दिया जाएगा। साथियों, आगे देखते हैं और क्या लिखा है इसमें। देखिए आगे आ जाते हैं। देखिए आगे देखते हैं, धारा 319 अपराध को गठित करने के लिए आवश्यक तत्व। यानी धारा 319 अपराध को गठित करने के लिए कौन से तत्व हैं जो आवश्यक होने चाहिए। साथियों देखिए, स्वैच्छिक कृत्य। देखिए, चोट पहुंचाने का कृत्य स्वैच्छिक होना चाहिए जो इंगित करता है कि व्यक्ति ने जानबूझकर कृत्य में भाग लिया है। यानी A नाम का व्यक्ति जो है B नाम के व्यक्ति पर अपनी इंटेंशन से, यानी अपनी स्वयं की इच्छा से इस पर प्रहार करता है, और इससे चोट आ जाती है, तो जानबूझकर कृत्य में भाग लेता है। यानी जानबूझकर इस पर प्रहार करता है। ये A नाम का व्यक्ति जो है B नाम के व्यक्ति पे जानबूझकर प्रहार करता है और उसे चोट आ जाती है। साथियों आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए आगे देखते हैं, चोट पहुंचाई गई हानि IPC में परिभाषित चोट की परिभाषा के अंतर्गत आनी चाहिए। इसमें शारीरिक पीड़ा, रोग या कमजोरी शामिल है। देखिए जाहिर सी बात है कि अगर उसे कोई चोट पहुंचेगी तो उसे शारीरिक पीड़ा होगी, शारीरिक कमजोरी होगी, मानसिक पीड़ा होगी, कुछ भी हो सकता है उसे, तो इसमें वही बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कारण संबंध। देखिए कारण संबंध में जानते हैं, व्यक्ति के कृत्य और पीड़ित को पहुंचाई गई चोट के बीच एक प्रत्यक्ष कारण संबंध होना चाहिए। यानी एक प्रत्यक्ष कारण संबंध होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम के व्यक्ति को रास्ते में चलते ही पकड़ के कूट देता है, नहीं, कारण संबंध होना चाहिए, यानी पहले से कोई ना कोई रंजिश रही होगी, इसलिए वो रास्ते में जो बी जा रहा था इसलिए पकड़ के उसको ठोक दिया या कूट दिया, कुछ भी कर दिया XYZ, पहले से कोई कारण संबंध होना चाहिए। तो यही वो बता रहा है, कारण संबंध। चलिए आगे देखते हैं, साथ बने रहिएगा साथियों। देखिए सहमति का अभाव, देखिए पीड़ित की सहमति से चोट पहुंचाई गई होनी चाहिए, यानी पीड़ित की सहमति से चोट पहुंचाई गई होनी चाहिए। यदि पीड़ित इस कृत्य से सहमत होता है तो यह धारा 319 के तहत अपराधी माना जा सकता है। देखिए अपराधी माना जा सकता है साथियों, यानी उसकी सहमति नहीं थी और उसने उसको चोट पहुंचाई। किसकी सहमति नहीं थी? ए नाम का व्यक्ति जो है बी नाम के व्यक्ति को मारता है और बी की सहमति नहीं थी कि आ भाई तू मुझे मार, यानी ए के लिए वो निमंत्रण थोड़ी दे रहा था कि आ भाई तू मुझे मार, उसकी सहमति नहीं थी, तो वो धारा 319 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। कौन? ए धारा 319 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं आईपीसी की धारा के तहत सजा। इसमें सजा का क्या प्रावधान किया गया? भाई आपने ये करते तो कर दिया, अब आपको इनाम तो मिलना चाहिए ना। अब इनाम कितना मिलेगा? देखिए आईपीसी के तहत, आईपीसी की धारा 319 के तहत अपराध के लिए सजा जो है 7 वर्ष का कारावास, साथ ही जुर्माना, यानी जितना जुर्माना हो वो जुर्माना और 7 वर्ष का कारावास। साथियों क्या है धारा 319 में? सजा का जो प्रावधान दे रखा है वो 7 वर्ष का कारावास दे रखा है साथियों, और जुर्माना भी दे रखा है, और जुर्माना और कारावास दोनों भी हो सकते हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारावास ही हो, जुर्माना ना हो, जुर्माना भी है और कारावास भी है, और जुर्माना या कारावास दोनों भी हो सकते हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं। सजा की गंभीरता इस बात को दर्शाती है कि कानून प्राथमिक अपराधी न होने वाले व्यक्तियों को दोबारा चोट पहुंचाने के कृत्यों को कितनी गंभीरता से लेता है, यानी दोबारा चोट पहुंचाने के कृत्यों को कितनी गंभीरता से लेता है, ये भी इसमें देखा गया है साथियों। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है इसमें? आगे दे रखा है इसमें जहां धारा लागू नहीं होगी अपवाद। देखिए धारा 319 के धारा किन किन परिस्थितियों में लागू होती है वो तो हमने आपको बता ही दिया ऊपर। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा किन किन चीज़ों में लागू ये नहीं होगी, इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या क्या है? देखिए कुछ अपवाद हैं जहां आईपीसी की धारा 319 लागू नहीं होगी। इन अपवादों में शामिल हैं, देखिए कानूनी अधिकार, यदि चोट पहुंचाने वाला कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार के तहत किया गया, यानी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए ए नाम का व्यक्ति जो कि पुलिस ऑफिसर है, कौन है? पुलिस ऑफिसर है। बी नाम के व्यक्ति को जो कि चोर है, बी नाम का व्यक्ति जो कि चोर है, बी नाम के व्यक्ति को पकड़ता है, अगर वो हाथ नहीं आता है तो उसे डंडे से मारता है या फिर गोली चलाता है। तो ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, यानी ये नहीं है कि ए जो है पुलिस ऑफिसर है जो चोर को पकड़ने गया था, कौन चोर को? बी को पकड़ने गया था, और बी को पकड़ते टाइम अगर उस पर गोली चलाता है या उस पर किसी चीज से ऐसा प्रहार करता है कि बी चोटिल हो जाता है, तो ए नाम के व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, यहाँ 300 धारा 19 इस पे नहीं लगेगी साथियों। तो ये इसका अपवाद हुआ साथियों। क्या हुआ? ये इसका अपवाद हुआ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है देखिए कानूनी अधिकार, यदि चोट पहुंचाने वाला कृत्य किसी व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार के तहत किया गया हो, यह भी हमें एग्जाम्पल के द्वारा समझा साथियों। जैसा कि पुलिस अधिकारी या डॉक्टर द्वारा मेडिकल प्रक्रिया करना, तो यह धारा 319 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा साथियों। अब ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर हुआ, ए नाम का व्यक्ति डॉक्टर है, बी नाम के व्यक्ति के इंजेक्शन लगाता है साथियों, तो ऐसा नहीं है कि इसे चोट पहुंची, बी नाम के व्यक्ति को चोट पहुंची, कहने लगा डॉक्टर साहब ने मेरे इंजेक्शन लगाया है, मुझे चोट पहुंची है, मैं इनके खिलाफ 319 का मुकदमा दायर करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये 319 दायर नहीं होगी। ये इसका अपवाद है। ठीक है साथी, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है, थोड़ा 2 लाइन और है ये। आगे कहता है सहमति, यदि पीड़ित चोट पहुंचाने वाले कृत्य से इच्छा अनुसार सहमत होता है तो वह धारा 319 के तहत दायित्व नहीं खींच सकता साथियों। हालांकि सहमति स्वतंत्रता, स्वेच्छाधारी और सूचित होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। लागू होने योग्य उदाहरण, देखिए लागू होने योग्य उदाहरण, कोई व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी की हत्या करने के काम पर रखता है और काम पर रखा गया व्यक्ति पीड़ित को शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, यानी लागू होने योग्य उदाहरण। कुछ लोग किसी को पीटने की साजिश रचते हैं और
उनमें से एक पीड़ित को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाते हैं। यानी ऐसा नहीं है इसमें कि ए नाम का व्यक्ति हुआ और उसने बी नाम के व्यक्ति को भाड़े पर रखा और उससे कह दिया कि जा तुझे सी नाम के व्यक्ति को मारना है। तो ऐसा नहीं है कि ए नाम का व्यक्ति बिल्कुल दोषी नहीं होगा, ए नाम का व्यक्ति भी दोषी होगा जितना कि बी दोषी होगा साथियों। चलिए जी साथियों, तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे एक नई जानकारी लेके एक नई धारा के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।